This conference will now be recorded. हाँ बोल की कैवल्य। हाँ सर। नमस्कार। गुरु वचन ग्रुप की तरफ से होने वाले इस मासिक चर्चा सत्र में मैं कैवल्य देशपांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछले 8-9 महीनों से होने वाले इस चर्चा सत्र में आज आदरणीय वैद्य मल्हार जोशी सर व्याधि क्षमत्व इस विषय पर मार्गदर्शन करेंगे। आज के इस व्याख्यान का प्रारंभ हम धन्वंतरी स्तवन से करेंगे। विलोकजी दाखवणार आहे? हो, एकच मिनिट. हाँ. शङ्खं चक्रं जलौकां दधतमृतघटम् चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यम् वन्दे धन्वन्तरीं तं निखिलगतवन् प्रौढदावाग्निलीलम्। इसके बाद पिछले व्याख्यानों का वर्णन मैं संक्षेप में करता हूं। अभी तक हमने यकृत, प्लीहा, मूत्रपिंड, इनके विकार, रक्तपित्त, कास और अध्वशोष इन विकारों का वर्णन, फलत्रिकादि गुगुल, वरांगक क्षार, रजनी योग इन कल्पों का निर्माण एवं उपयोग और निसर्ग और शरीर यानी के लोक पुरुष साम्य सिद्धांत, धातु पोषण न्याय, क्षार अम्ल सिद्धांत एवं जन्म प्रकृति इन विषयों का ससंदर्भ वर्णन आदरणीय वैद्य मल्हार जोशी जी से लिया। गत सत्र में अध्वशोष, उसके वर्तमान हेतु, लक्षण और रुग्णानुभव के साथ वरांगक क्षार इस कल्प के निर्मिति की प्रक्रिया हमने विस्तार से देखी। इन सभी व्याख्यानों को आप YouTube के माध्यम से फिर से देख सकते हैं। इसके लिए वैद्य मल्हार जोशी ये YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और हमारी इस मासिक व्याख्यान मालिका का सहयोग करें। आदरणीय वैद्य मल्हार जोशी सर जी का परिचय। वसंत दादा पाटिल आयुर्वेद महाविद्यालय सांगली से आयुर्वेदाचार्य पदवी ग्रहण की। सांगली के बृहत्रयी रत्न आदरणीय वैद्य आवा दातार शास्त्री जी के पास रहकर गुरुकुल पद्धति से शिक्षा प्राप्त की। वैद्य जी 30 साल से माधवनगर और सांगली में आयुर्वेद चिकित्सक के रूप में कार्यरत है। वे पांचभौतिक पद्धति से रुग्ण परीक्षण एवं चिकित्सा करते हैं और सभी चिकित्सा उपयुक्त औषधियों का निर्माण वैद्य जी स्वयं घर पर ही करते हैं। 2008 साल के वैद्य खड़ी वाले वैद्यक संशोधन संस्था पुणे से दिए जाने वाले वैद्य द वा शेंडे रसौषधि पुरस्कार से वैद्य मल्हार जोशी सर सम्मानित है। इन्होंने रसौषधि निर्माण कार्यशाला का आयोजन कई जगहों पर किया है। कई महाविद्यालयों से विद्यार्थी इनके पास शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते हैं और वैद्य जी उनसे कोई भी शुल्क नहीं लेते। आयुर्वेद व्यासपीठ में कई महत्वपूर्ण कार्यों का कार्यभार इन्होंने संभाला है। साल 2000 से सांगली जिला अध्यक्ष, साल 2006 से पश्चिम महाराष्ट्र विभाग अध्यक्ष और वर्तमान में
केंद्रीय कार्यकारिणी सहकार्यवाहक इस रूप में वे कार्यरत है। अपने सुपुत्र श्री शतानंद जोशी जी की मदद से इन्होंने भेषजम आयुर्वेद इस फार्मेसी के माध्यम से औषधि निर्माण और वितरण इस क्षेत्र में भी प्रवेश किया है। श्री शतानंद जोशी जी ने अपनी आयुर्वेदा बी फार्मेसी की पढ़ाई जामनगर से पूरी की है और वे भेषजम आयुर्वेद का कार्यभार संभालते हैं। आज के इस व्याख्यान माला के 18वें व्याधिक्षमत्व इस व्याख्यान का प्रारंभ करें, ऐसी मैं वैद्य मल्हार जोशी सर से विनती करता हूं। नमस्कार, मेरा आवाज आ रहा है? कैवल्य, मेरा आवाज आ रहा है ठीक तरह से? यस सर। जी सर। ओके ओके। आज पहले ही मैं आप सभी लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ। पिछले लेक्चर में मैंने आप सभी को अवगत किया था कि इस महीने में श्वास और हिदमा इस विषय पर हमारा लेक्चर होगा, लेकिन आयुर्वेद व्यासपीठ की वैदिक क्षमत्व के ऊपर की होने वाली सभी लेक्चर्स या चर्चा सत्र की श्रृंखला का एक भाग बनते बनते मेरे अभी इस महीने में 4-5 लेक्चर हो गए हैं और उनकी तैयारियों में मैंने श्वास और हिदमा इस लेक्चर की पूरी तैयारी मैं नहीं कर पाया। इसलिए अभी जो मेरा तैयार विषय है और हमारे सामने इसकी एक झांकी पहले आ चुकी है, उसी से आगे बढ़ते हुए हम व्यवहार में या हमारे रुग्णों में इस वैदिक क्षमत्व का महत्व कैसे उनको समझा बुझा कर इसको अपनाने की जो सलाह हम दे सकते हैं वो कैसे दे, इसके बारे में मैं आपसे विस्तार से बात करने वाला हूं। हमने जो पहले पीपीटी देखी है उसका सिर्फ उल्लेख करते करते हम आगे जाकर व्यावहारिक जो वैदिक क्षमत्व का प्रयोग होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। आयुर्वेद अपनाइए, वैदिक क्षमत्व बढ़ाइए। यहाँ एक समस्या हमने ही पैदा की है या हमें एक समस्या करके उसको बताते हैं। वैदिक क्षमत्व इस शब्द का आयुर्वेद में कहाँ उल्लेख आता है? ऐसा कोई उल्लेख आता भी है और वैदिक क्षमत्व के लिए ग्रंथों ने कोई एक अध्याय लिखा है, 2 अध्याय लिखे हैं, ऐसा कहाँ पे मिलता है क्या? ये शंका यहाँ उपस्थित हो सकती है। सिर्फ इसके बारे में हम अभी 1-2-4 मिनट में ग्रंथों में आए हुए उल्लेख देखेंगे और दूसरी पीपीटी की ओर हम बढ़ जाएंगे। इसमें थोड़ा सा आधुनिक और आयुर्वेद का समन्वय रखना पड़ेगा। उसी के हिसाब से चलते ये महामारी ऐसे कुछ शब्द इसमें आए हुए आपको दिखेंगे। व्याधि शब्द का जो ग्रंथों में अर्थ दिया है वो भी यहाँ हमने आपके सामने रखा है। क्षम शब्द का अर्थ लिखा है और व्याधि सहने की क्षमता। क्षम यानी सह और सह्य, ये जो 2 अर्थ दिए गए हैं उसी के चलते व्याधि सहन करने की क्षमता यानी कि व्याधि क्षमत्व, एबिलिटी, कैपेबिलिटी, ये सब आप देख सकते हैं। जिसको ये ग्रंथोक्त उल्लेख की पीपीटी चाहिए तो मैं हमारे ग्रुप के ऊपर ये शेयर भी कर सकता हूं यदि किसी ने मुझसे मांग ली तो। ठीक है। वैदिक क्षमत्व की चक्रपाणी ने व्याख्या जो की है वो हम आपके सामने रखी है। इसमें व्याधि बल विरोधित्वम और व्याधि उत्पत्ति प्रतिबंधकत्वम, ऐसे 2 प्रकार हम कर सकते हैं उसका उल्लेख।
हमारे अनेक लेक्चरों में हम आयुर्वेद का जो प्रयोजन बताते हैं वो आपके सामने रखा है। अतः व्याधि उत्पत्ति प्रतिबंधकत्वम, इसमें हम क्या क्या ले सकते हैं? होने वाले व्याधि का निदान परिवर्जन करने की सलाह दे सकते हैं और स्वस्थ वृत्त विधि पालन करने की सलाह भी हम दे सकते हैं। दोष हेतु परिवर्जन, व्याधि हेतु परिवर्जन, व्याधि उत्पत्ति प्रतिबंधकत्व, स्वस्थ वृत्त हम क्या क्या समझा सकते हैं रुग्णों को? दिनचर्या है, ऋतुचर्या है, वेगोदी धारण, शोधन चिकित्सा है, आहार विधि कैसा होना चाहिए, रसायन चिकित्सा कैसी होनी चाहिए, इसके बारे में हम ग्रंथों में व्याधि उत्पत्ति प्रतिबंधकत्व, इसके लिए यह सब रेफरेंसेस हमें ग्रंथों में मिल जाते हैं। दिनचर्या ऋतुचर्या कैसी हो, अब इसके बारे में हमें बहुत कुछ आज तक के हमारे लेक्चर में भी बहुत कुछ सुना है, बहुत कुछ पढ़ा है। हमारे फर्स्ट ईयर से ये विषय शुरू हो जाता है, तो इसके बारे में बहुत चर्चा हम नहीं करेंगे। वेगान अधारणीय वेग जो बताए हुए हैं, वात मूत्र पुरुष उद्गार अश्रु क्षुधा तृष्णा आदि, इनके बारे में भी हमने एक लेक्चर में बहुत सारी चर्चा की है। मानस दोष आयुर्वेद का एक विशेष अध्याय या विशेष महत्वपूर्ण विषय, ये मानस दोष, और जिसका निदान भी आयुर्वेद में दिया है, जिसकी उत्तम चिकित्सा भी आयुर्वेद में दी है, उसका भी हमें ज्ञान होना चाहिए। उसका रेफरेंस सिर्फ यहाँ मैंने आपके सामने रखा है। शोधन चिकित्सा, अर्ध चिकित्सा, सिर्फ बस्ती को भी अर्ध चिकित्सा बोलते हैं, बाकी वमन विरेचन आदि शोधन चिकित्सा अवस्थानुसार व्याधि की अवस्था, रुग्ण की अवस्था, ऋतु की अवस्था आदि सब यथा प्रकृति यथा शक्ति, ऐसे हम शोधन चिकित्सा भी कर सकते हैं। आहार विधि, इसके बारे में तो बहुत सारे विषय ग्रंथों ने, हमने बहुत बार चर्चा भी इसके ऊपर हो चुकी है। रसायन प्रयोग, यदि औषधि चिकित्सा करके ही व्याधि क्षमत्व बढ़ाना है तो रसायन प्रयोग जो ग्रंथों ने हमें बताया है वो उसका प्रयोग हम कर सकते हैं। स्वस्थ वृत्त विधि पालन, व्याधि की उत्पत्ति निज आगंतु दोनों प्रकार की है। व्याधि का बल और उसका विरोध करने वाली जो चिकित्सा रहेगी उसमें व्याधि क्षमत्व बढ़ाना और जो व्याधि हो चुका है उसके ऊपर चिकित्सा करके रुग्णों का व्याधि का जो प्रतिकार करने की शक्ति है वो भी बढ़ानी है। ये कुछ चार्ट हमने किए हैं, वो भी आपके सामने रखे हैं। अति स्थूल, ना अति स्थूल, स्थूल व्यक्ति का सहज गति से व्याधि क्षमत्व थोड़ा कम रहता है, कृष्ण व्यक्ति का व्याधि क्षमत्व भी कम रहता है। इसलिए मध्यम स्थिति में रहने की चेष्टा हमें करने की सलाह रुग्णों को देनी चाहिए। ना अति स्थूल होना चाहिए, ना अति कृष्ण रहना चाहिए। अति कृष्ण का भी उल्लेख यहाँ पे आ गया। व्यायाम कैसे करे? देह लाघव करत्वम, इतना ही व्यायाम की आवश्यकता हमने रुग्णों को बतानी चाहिए। अभ्यंग है, आहार है, दुर्बल को या सबल को रसायन कौन से हमें देने हैं जिसके के चलते उसका व्याधि क्षमत्व बढ़ेगा, इसका बहुत सारा गहन वर्णन हमारे चरक, सुश्रुत, वाग्भट आदि ग्रंथों ने किया है। सिर्फ उसका उल्लेख मैं यहाँ कर रहा हूँ। साथ में आहार विहार दोनों के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए और हमने रुग्णों को देनी चाहिए।
मित आहार है, मात्रावत आहार लेना है। उसके उल्लेख ग्रंथों में जो आए वो आपके सामने रखे हैं। मात्रावत आहार के बारे में, अल्प सत्व, प्रवर सत्व, जो भी रुग्ण हमारे सामने आता है उसका सत्व का परीक्षण भी हमें करना है। उसी के चलते उसको जो भी आवश्यक रसायन चिकित्सा है वो देनी है। आयुर्वेद की व्याख्या, ये हमारे ग्रंथों में जो वैदिक क्षमत्व के बारे में जो भी उल्लेख आए हैं उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब हमारा आज का जो रुग्णों के बारे में और जो समाज में जो एडवर्टाइज वगैरह देखकर खुद चिकित्सा करने वाले या जो अभी फेसबुक, व्हाट्सएप वगैरह इसके ऊपर से जो चर्चाएं होती है उनके हिसाब से अपने आप दवा लेने वाले जो सर्वसामान्य लोग हैं उनके लिए जो हमने धन्वंतरी जयंती 2021 की जो पीपीटी बनाई है वो अब हमारे आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं। शायद बहुत सारे लोगों ने ये भी देखी है। मेरे अभी तक 4 लेक्चर मेरे ही हुए हैं इसके बारे में। वैसे तो 50 लेक्चर इस विषय पर आज तक हो चुके हैं और मैं आप सभी लोगों को जो भी ये लेक्चर सुन रहे हैं उनको अभी जो इसके बारे में मैं आपके सामने विचार रखने वाला हूं वो आपके यहाँ से आपके जो भी ग्रुप्स होंगे, सरकारी दफ्तरों में जैसे कि LIC ऑफिस में, कलेक्टर ऑफिस में, ऐसे भी आप ये लेक्चर मैं जो अभी आपके सामने आगे रख रहा हूँ वो आप दे सकते हैं। इसके बारे में भी बहुत सारे मैंने आपको दिशा निर्देश भी दे चुका हूँ, बहुत सारे बार इसका उल्लेख भी कर चुका हूँ। जी, जो लोगों को अभी भी 5 दिसंबर ये लास्ट तारीख है उसकी, तब तक कोई ग्रुप के सामने आप ये लेक्चर देना चाहते हैं तो इसकी पीपीटी वगैरह सब जानकारी मैं आपको दे सकता हूं। वैसे तो इस व्याख्यानमाला का मुख्य सूत्रधार वैद्य रवि जी भंडारी है, उनसे भी आपने संपर्क किया तो वो भी आपको इस सब व्याख्यानमाला की अच्छी माहिती आपको दे देंगे। कैसा करना है कैसा नहीं करना है वो सब आपको बता देंगे। ये राष्ट्रीय व्याख्यानमाला है। हमने पूरे भारत में गत 5-6 साल से इसका आयोजन किया है। हर एक साल कोई नया विषय लेकर हम सब आम आदमियों के ऊपर जाते हैं। आम आदमी को आयुर्वेद समझाना, हमारे जो बहुत सारे पेशेंट है तो होते हैं उनको हम इतना, जब ये जो व्याख्यानमाला होगी उसका आधा घंटा पौने घंटा तक का चलने वाला लेक्चर हम हर एक रुग्ण को तो नहीं दे सकते। ऐसे जो हमसे सुनने वाले जो रुग्ण होते हैं उनका भी एक ग्रुप आप बना सकते हैं और उनके सामने ये ऐसे ही ऑनलाइन तरीके से आप व्याख्यान दे सकते हैं। इसका 2-3 तरीके से हमने टाइटल आपके, मैं जो अभी बातें आपके सामने रखने वाला हूँ वैसे की वैसे ही आपको लेक्चर में लाना ही है, ऐसी बात नहीं है। आप इसमें बहुत सारे बदल कर सकते हैं, सुझाव भी दे सकते हैं या खुद बदल करके आम आदमी के सामने आप जा सकते हैं। इसलिए हमने यहाँ भी 3 विषय आपके सामने रखने की चेष्टा की है। आयुर्वेद अपनाइए, वैदिक क्षमत्व बढ़ाइए, ऐसा भी आप लेक्चर दे सकते हैं इस टाइटल से। बूस्ट इम्यूनिटी विद आयुर्वेदा, ऐसा भी टाइटल आप रख सकते हैं। आयुर्वेद का स्वीकार कीजिए करिए, और वो ये मराठी में थोड़ा लिखा है,
का प्रतिकार करने के लिए आयुर्वेद का स्वीकार कीजिए, ऐसे में टाइटल देकर हम ये लेक्चर ले सकते हैं। आपके लेक्चर में ये आजादी का अमृत महोत्सव, इसका भी उल्लेख आप जरूर कीजिए। सामान्य जन को, जो भी हमारे लेक्चर के लिए आने वाले हैं, उनके लिए ये 5-6 छोटे छोटे मुद्दे मैंने आपके सामने रखे हैं। व्याधि का मतलब क्या है, व्याधि होने का कारण क्या रहेगा, व्याधि क्षमत्व का अर्थ क्या है, व्याधि क्षमत्व कम क्यों होता है, और व्याधि क्षमत्व बढ़ाने के साधारण उपाय, और जैसा कि पहला लेक्चर मैंने आपके सामने रखा, व्याधि क्षमत्व और आयुर्वेद, इसके सभी रेफरेंसेस आपके साथ रहेंगे। किसी ने कोई भी प्रश्न हो उसके इस विषय के बारे में आपके सामने रखा तो आप उसी से ग्रंथों में उल्लेखित साधार आप उसका निराकरण कर सकेंगे। व्याधि का मतलब आप सभी लोग अभी तो वैद्य लोग हैं, इसके बारे में बहुत कुछ बताना जरूरी भी नहीं है। हेतु, व्याधि होने के कारण, इसके बारे में हम शरीर प्रकृति, निसर्ग प्रकृति, इसके बारे में बहुत बार हम बोल चुके हैं। निसर्ग का जो बदलाव रहता है उसके कारण, आहार विहार के कारण, प्रकृति विरुद्ध प्रकृति समान, कम ज्यादा उसका आहार, ऐसे बहुत सारे हेतु हम देखते हैं। उनका विचार आपको जो भी अच्छा लगे, आपके सामने जो भी लेक्चर सुनने वाले हैं उनके हिसाब से आप उनको हेतु के बारे में आप बता सकते हैं। व्याधि क्षमत्व का अर्थ भी हमने बहुत सारे ग्रंथों के आधार से भी बताया है। उसमें से 2 अर्थ मैं आपके सामने रखूंगा। व्याधि क्षमत्व कम क्यों होता है, इसके बारे में थोड़ा सी सविस्तर चर्चा करेंगे और वो बढ़ाने के उपाय भी देखेंगे। इसमें हमने आयुर्वेद का उद्देश्य पहले लिया है, पहले पीपीटी में वो सबसे नीचे था, क्योंकि वो टिपिकल ग्रंथोक्त संकल्पना हमारे सामने रखने वाली पीपीटी थी। लेकिन यहाँ आरोग्य संकल्पना हम कैसे रखते हैं, तो स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, आतुरस्य विकार प्रशमनम कोई भी कर सकता है, यानी कोई भी पैथी कर सकती है। जो भी वैद्य है, डॉक्टर है, हकीम है, कोई भी आतुरस्य विकार प्रशमनम करने में माहिर भी रहते हैं। लेकिन आयुर्वेद स्वस्थ व्यक्ति का स्वास्थ्य रक्षण करने में भी सक्षम है, और उसका बहुत सारा विचार आयुर्वेद में आया हुआ है। स्वस्थ सिर्फ शरीर स्वस्थ नहीं, आयुर्वेद इंद्रिय, मन और आत्मा का भी प्रसन्नता का विचार करने की सलाह देता है। बहुत सारे बाकी पैथी वाले आत्मा या मन को ज्यादा अहमियत नहीं देते। अभी मन के ऊपर बहुत सारा संशोधन हो रहा है, उसी के चलते बहुत सारे लोगों ने कुछ ना कुछ तो प्रयोग करना भी प्रारंभ किया है। लेकिन आयुर्वेद में इसके बारे में बहुत पहले ही मन और आत्मा का भी विचार हमारे सामने अच्छी तरह से रखा है। हर एक चीज का मैं अभी यहाँ उल्लेख तो करूंगा, लेकिन विश्लेषण बहुत ज्यादा नहीं करूंगा। हम सब अभी वैद्य लोग ही ये सुन रहे हैं। व्याधि क्षमत्व का नाम क्या है? व्याधि बल विरोधित्वम, ये इसका आधार हमने ग्रंथों में देखा। और व्याधि उत्पाद प्रतिबंधकत्वम, जो व्याधि हो चुका है उस व्याधि बल का विरोध करने वाली जो भी दवा होगी, अब हमारा आहार विहार का सलाह रहेगा, रसायन चिकित्सा रहेगी, पंचकर्म चिकित्सा रहेगी, जो भी हम करेंगे वो व्याधि का बल कम करने वाला जो होगा उसको भी व्याधि क्षमत्व हम बोल सकते हैं। या स्वस्थ व्यक्ति में व्याधि उत्पन्न ही न हो, इसका जो विचार हम करते हैं व्याधि उत्पाद प्रतिबंधकत्व, शरीर में व्याधि होना ही नहीं चाहिए।
इसको भी वैदिक क्षमत्व हम बोल सकते हैं। आसान तरीके से हमने नीचे लिखा है, इम्यूनिटी अगेंस्ट एग्जिस्टिंग डिसीज और अगेंस्ट न्यू डिसीज। होने वाले और जो शरीर में है उन दोनों डिसीज की दोनों डिसीज का विरोध करने वाली जो भी शक्ति रहेगी उसको वैदिक क्षमत्व हम नाम दे सकते हैं। ये हम 3 तरह का इसका भी विचार कर सकते हैं, यानी कि वो जो सहज है, बाय बर्थ है, कॉलेज है, कॉलेज में निसर्ग और शरीर दोनों का विचार हमें करना है। एज फैक्टर, और जैसे कि मैंने पहले भी उल्लेख किया, ऋतु, महीना, ऋतु, मास, नैसर्गिक वातावरण, ये सब विचार में लेकर हम जो भी वैदिक क्षमत्व का विचार करेंगे उसको कॉलेज वैदिक क्षमत्व हम बोल सकेंगे। और युक्तिकृत ये तीसरा रहेगा। इसमें भी मेडिसिन हमने पहले लिखा है, लेकिन पहले दो नीचे के जो पॉइंट्स हमारे सामने रखे हैं उसमें एक्सरसाइज से यानी युक्तिकृत बढ़ाया गया, डाइट, रेस्ट यानी आहार विहार। विहार में रेस्ट एक हमारा एक भाग है, लेकिन बाकी जो हम बताते हैं वो भी उसमें आ सकते हैं। और इन दोनों में से कुछ कम बाकी रह गया तो मेडिसिन का प्रयोग हम कर सकते हैं, और उसी के चलते जो वैदिक क्षमत्व बढ़ेगा वो सहज, कॉलेज और युक्तिकृत तीसरा रहेगा। अभी ये बहुत गंभीर, समाज को इसकी आवश्यकता होने वाला विषय अब यहाँ से प्रारंभ हम कर सकते हैं। ज्यादातर इसके बारे में बहुत सारे मीडिया में इसकी चर्चा अभी हो रही है। बीज शुद्धि है, गर्भिणी परिचर्या है, गर्भ संस्कार के ऊपर तो बहुत सारे बुक्स भी आ चुके हैं। न्यूज़पेपर में बहुत सारी उसकी जानकारी दे दी जाती है। टीवी चैनल पर, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, सभी जगह इसके बारे में अभी बहुत सारे ट्रेंड्स आ रहे हैं। आयुर्वेद ने इसके बारे में जो भी सोचा है वही बात हमें रुग्ण को बतानी चाहिए, गर्भिणी को बतानी चाहिए, जो कपल हमारे सामने आ जाता है उनको बतानी चाहिए। ये बात ग्रंथों से परिपूर्ण ऐसी बात है। बहुत सारे आज तक इसके ऊपर प्रयोग भी हो चुके हैं, और ये सिद्ध कर दिया गया है कि आयुर्वेद ने जो भी गर्भ संस्कार या गर्भिणी परिचर्या या बीज शुद्धि इसके बारे में जो भी निर्देश दिए वो बहुत अच्छे हैं, सकारात्मक है, और उसी के चलते जो इसका पालन करते हैं उनमें सुदृढ़ बालक, उनके घर में सुदृढ़ बालक आ जाता है। उसको कम से कम दवाइयों के साथ उसका परिपालन हम कर सकते हैं। आज हम देखते हैं जैसे भी जन्म हो गया तो उसको अलग हॉस्पिटल में रखा जाता है, माता अलग हॉस्पिटल में रहती है, कम से कम महीना 2 महीने तक रखने वाले। हाँ ठीक है, 7वां महीना में गर्भ निष्क्रमण हो गया तो उसका लालन पालन अच्छी तरह से करने के लिए बाजू में रखना, ये तो ठीक है। लेकिन अभी ये इसका एक ट्रेंड जैसा बन रहा है। बहुत सारे रुग्णों को या गर्भिणियों को ऐसी ही ट्रीटमेंट दी जा रही है, यानी मैं जानबूझकर दी जा रही है ऐसी बात नहीं कर रहा हूं। ये जो हमारे 9 महीने के गर्भ संस्कार न होने के कारण या बीज शुद्धि न होते हुए गर्भधारणा होने के कारण जो भी बच्चा जन्म लेता है उसके प्रकृति में बहुत सारे दोष आ जाते हैं, और वो दोष कम करने के लिए डॉक्टर लोगों को जरूरी होने पर भी और जरूरी होने पर ही वो ये ऐसी विलगीकरण जो अभी शब्द प्रचार में आ रहा है, माता से बालक का विलगीकरण कर देते हैं, उसको ठीक तरह से फीडिंग वगैरह उसका अच्छी तरह से होने लगे तभी वो माता को उसको सौंप देते हैं।
लेकिन हमारा बीज शुद्धि का मतलब क्या है, इसके बारे में हमने निसर्ग और शरीर के इस लेक्चर में थोड़ी सी बात की है। जहां जैसे खेत में बीज बोना है तो पहले वो जो फार्मर्स रहते हैं वो जमीन की या खेत की अच्छी तरह से उसको उपजाऊ बनाने के लिए उसमें से जो भी धान ऊपर आ जाए वो अच्छी तरह से सुसंस्कारित धान उसमें से पैदा हो सके, इसी के चलते वो खेत की अपने जमीन की बहुत अच्छी मरम्मत भी कर लेते हैं। उस वैसे ही हमें जो स्त्री बीज और पुरुष बीज जहां उनका मिलाप होना है यानी कि गर्भाशय, उस गर्भाशय का शोधन अच्छी तरह से हमें भी करना पड़ता है। उसके बारे में रुग्णों को बताना पड़ेगा। कुछ प्रॉब्लम नहीं हो तो ठीक है, लेकिन हमें ऐसी बात समझ में आ रही है कि उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम दिखाई देता है तो उनको बीज शुद्धि करने के बाद ही गर्भ स्थापना के लिए हमें सलाह देनी चाहिए, यानी माता और पिता दोनों को भी। उसके बाद गर्भिणी ग्रंथों ने हमें पहले महीने से दूसरे महीने से मासानुमासिक बहुत सारी परिचर्या हमें बताई है। उसी के चलते हम सलाह दे सकते हैं। पूरे 9 महीने की चिकित्सा हम कर सकते हैं। जो भी अभी तो बहुत सारी बार सोनोग्राफी करके गर्भ का पूरा ज्ञान हमें होता ही है, उसमें भी कुछ कम ज्यादा हो गए तो हम उसी की तरह के दवाइयों का प्रयोग करके उसका भी इलाज हम अभी कर सकते हैं। स्वभाव, ये जो तीसरी बात है उसमें आत्माज स्वभाव, हर एक का खुद का एक स्वभाव रहता है, लेकिन उस स्वभाव पर भी हमारे माता पिता का असर दिखा ही देता है। इसीलिए गर्भिणी को 9 महीने या गर्भ संस्थापना होते समय या उसके पहले 1-2 महीने में भी बहुत अच्छे विचारों से रहने की सलाह हमें देनी चाहिए, सिर्फ माता को नहीं पिता को भी। ये बात स्वभाव के लिए आवश्यक रहेगी। देश यानी गर्भाशय, उसके बारे में हमने चर्चा की। और ये जो बलवान काल, ये आगे वाला जो शब्द है उसके बारे में हम वैसे तो हमने चर्चा की है, लेकिन कुछ पॉइंट्स देखेंगे। अब ये बीज शुद्धि के लिए क्या क्या करना चाहिए, कैसे होना चाहिए, इसकी डिटेल्स इस स्लाइड में हम देख सकते हैं। इसमें आहार विहार पंचकर्मा औषधि सद्वृत्त फलन इसका तो हमने चर्चा की है, लेकिन उसके आगे जो हमने 2-4 पॉइंट्स लिखे हैं, जलपान, लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए, पंचकर्मा जितना जरूरी है उतना ही पंचकर्मा है। मेडिसिन के बारे में भी मैं ऐसा ही बोलता हूँ, निसर्ग ने हमें शरीर में जो भी आवश्यकता रहती है उसकी सूचना निसर्ग यानी हमारा शरीर हमें देता रहता है। उसी के चलते जो भी आवश्यक है वही मेडिसिन हमने गर्भिणी को देनी है, और गर्भिणी को आवश्यकता हो तो ही उसने लेनी है। आजकल तो ऐसा ही होता है, आप प्रेग्नेंट हो गई तो आपको कुछ हुआ है नहीं हुआ ये भी नहीं देखा जाता। गवर्नमेंट प्रोटोकॉल के अनुसार आपको ये सब लेना है, ये चालू रखो, जरूरत है ये भी नहीं देखा जाता। लेकिन हम जो भी दवाइयां देंगे, पंचकर्म करवाएंगे, बाकी सब सलाह देंगे, उसमें जरूरत के हिसाब से ही हमें सलाह देनी चाहिए। गर्भिणी परिचर्या, गर्भ संस्कार, इसके बारे में भी हमारी चर्चा अभी हो चुकी है। डाइट प्लान कैसा रहेगा, मेडिसिन जितनी भी जरूरत है उतनी मेडिसिन,
डेली रूटीन के बारे में यहाँ थोड़ी सी चर्चा हम कर सकते हैं। ब्राह्मे मुहूर्ते उत्तिष्ठेत, इसकी कल्पना हमें गर्भिणी को देनी ही चाहिए। ब्राह्मे मुहूर्ते उत्तिष्ठेत, ठीक है, 4 बजे नहीं, कम से कम 6 बजे से पहले गर्भिणी को नींद से जाग जाना चाहिए। उसी काल में उसका मल मूत्र विसर्जन अच्छी तरह से हो सकता है। आगे जाकर मलमूत्र विसर्जन में कोई प्रॉब्लम आने लगी तो वो अर्श, गुदगत रक्तस्राव और भी कुछ व्याधि, परिकर्तिका आदि आदि व्याधि बनाने के लिए कारणवश हो सकता है। 8 बजे तक, 9 बजे तक, 10 बजे तक सोना इसका, और ये जो नैसर्गिक मलमूत्र विसर्जन का कालावधि छूट जाने के बाद मलमूत्र विसर्जन करने के लिए जाना, ये गर्भिणी को आगे चलकर गर्भ को दोनों को हानिकारक हो सकता है। इसकी भी हमने चर्चा रुग्ण से करनी चाहिए, उसको ये बात समझानी चाहिए। सद्वृत्त फलन के बारे में हमने बहुत चर्चा की। स्वभाव, बलवान देश और काल। स्वभाव के बारे में मैंने अभी बताया। देश स्थिति, उत्तर भारत दक्षिण भारत, ये 2 पॉइंट्स हमने लिखे हैं। यानी कि जहां 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 हमारा जन्म, यानी हमारे लिए जहां होंगी, हमारे लिए गर्भस्थापना जहां होंगी, उसी स्थान का पूरा असर हमारे शरीर में दिखाई देता है। हमारे यहाँ ऐसी पद्धत है, ससुराल में गर्भस्थापना होती है और डिलीवरी के लिए कन्या मायके जाती है। मैं क्या बोल रहा हूँ, जहां गर्भस्थापना, हमारे लिए गर्भस्थापना जिस देश में हुई है, उसी के गुण या उस वातावरण में जो भी गुण रहते हैं, उसके परछाई हमें हमारे शरीर में दिखाई दे सकती है। हमारा जन्म कहाँ हुआ ये बात अलग है, लेकिन जन्म होते वक्त या 9 महीने में जो भी निसर्ग का हमारे ऊपर असर रहेगा वो दिखाई देगा। लेकिन ज्यादातर निसर्ग का असर हमारे लिए गर्भस्थापना जहां होगी, उसी का नैसर्गिक वातावरण का असर हमारे ऊपर दिखाई देगा। इसमें हम बदल तो नहीं कर सकते, लेकिन यदि दुर्भाग्यवश या परिस्थिति के हिसाब से किसी को अनूप प्रदेश में, जंगल प्रदेश में, जहां भी उनका निवास होता है, उसी की परछाई गर्भ में न आए, इसके लिए अच्छे से उपाय हम रुग्ण को या गर्भिणी को सलाह दे सकते हैं और उसी के चलते उसको बर्ताव रखने के लिए या पूरा अपना डेली रूटीन उसी के चलते रखने की सलाह हम दे सकते हैं। काल के हिसाब से हम देखते हैं तो हेमंत शिशिर ऋतु बेस्ट है। यह आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये बात हमें नॉन मेडिकल लोगों को बतानी चाहिए। वसंत ग्रीष्म मीडियम है और वर्षा शरद लो है। सुदृढ़ बालक के लिए हेमंत शिशिर में गर्भ संस्थापना होनी चाहिए। बर्थ डेट हेमंत शिशिर में नहीं आनी चाहिए, हेमंत शिशिर में गर्भ संभव होना चाहिए। ये बात यहाँ ध्यान में रखनी चाहिए। कॉलेज इम्यूनिटी, नेचुरल इम्यूनिटी जो होती है वो देखी जाए तो एज के हिसाब से बाल, तरुण, वृद्ध में बाल में थोड़ी कम रहती है, तरुण में अच्छी रहती है, वृद्ध में वो कम होने लगती है। मीडियम है, बेस्ट है, लो है। ठीक है, ऋतु के हिसाब से भी यहाँ तीन फिर एक बार लिखा है। तरुण वय में उत्तम रहती है, मैंने बाल वय में मध्यम जो बोला वो मध्यम रहेगी और वृद्ध में लो रहेगी। जरूरत पड़ने पर हम इसमें युक्तिकृत व्याधि क्षमता बढ़ाने के प्रयोग इन तीनों में हम कर सकते हैं। एक मिनट,
यहाँ युक्तिकृत हम बदल करवा सकते हैं। ठीक है, तरुण वय में यदि किसी का वैदिक क्षमत्व कम हो गया हो तो उसके लिए सबसे पहले व्यायाम बता सकते हैं, खाने पीने की आदतें बदलवा सकते हैं, उठने की सोने की जो उसकी अभी की चेष्टा है वो बदलने को हम सलाह दे सकते हैं। ये जो हमने ओपन स्पेस में जो मैदानों के ऊपर जो खेल खेलने की सलाह अभी रुग्णों को देनी चाहिए, या तरुण वय में, अब ये कोरोना का समय छोड़ दीजिए, उसके बाद अभी धीरे धीरे सब ठीक हो रहा है तो हम मैदान के ऊपर जाकर कुछ खेल खेलने की सलाह तरुण वय में जो रुग्ण हमारे सामने आते हैं उनको दे सकते हैं। बाल वय में तो सिर्फ बाल वय में मैं अभी ठीक तरह से आपको एक बात बता रहा हूँ। बाल वय में मैं सिर्फ हमारे जो रीढ़ की हड्डी रहती है उसमें नारिकेल तेल और थोड़ी सी हल्दी मिलाकर उसका स्नेहन करने को बोलता हूँ। जीर्ण प्रतिशय, जीर्ण अनन्नाभिलाषा, जीर्ण क्षुधामांद्य, ऐसे कृमि, वारंवार कृमि होने वाले बालक, इन सभी में व्याधिक क्षमत्व बढ़ाने के लिए ये रीढ़ की हड्डी में नारिकेल तेल और हल्दी का स्नेहन अच्छी तरह से करने से बहुत सारा लाभ मैं देखता हूँ। अनेक बालकों में यही सलाह मैं देता हूँ। धीरे धीरे उनका पूरा नेचर ही चेंज होता हुआ हमारे ध्यान में आता है, हम देख सकते हैं। उसका जो चिड़चिड़ापन रहता है वो भी कम होता है, शार्पनेस बढ़ जाता है। जो भी हम उसको समझाने की चेष्टा करते हैं वो भी वो जल्दी समझ सकता है। ऐसे 2-4 तरीके से यहाँ हम सिर्फ नारिकेल तेल और हल्दी से गुण ले सकते हैं। वृद्धों के बारे में उनका तो वैदिक क्षमत्व ही नहीं रहता है, तो नित्यम अभ्यंगम आचरित, यानी पूरे बदन को तिल तेल का या नारिकेल तेल का अभ्यंग करने को हम बोल सकते हैं। इसमें व्याधि बल विरोधित्व या व्याधि उत्पन्न न हो, यही मैं आपके सामने कुछ हम जो लोगों को बता सकते हैं वो सुझाव आपके सामने रख रहा हूँ। ऋतु के हिसाब से चलते हैं, इसके बारे में भी अभी चर्चा हो चुकी है। बेस्ट है हेमंत शिशिर, मीडियम और वर्षा लो। युक्तिज व्याधि क्षमत्व, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, इसमें हम प्रकृति के परीक्षण करने के बाद ही जो भी सलाह हमें देनी है वो दे सकते हैं। इसके लिए हम जब रुग्णों को सलाह देंगे या नॉन मेडिकल लोगों को सलाह देंगे तो उनको स्पष्ट रूप से बताना चाहिए कि आपके पास आजू बाजू में जो भी वैद्य है उनसे आप आपका प्रकृति परीक्षण करवा लीजिए और उसके बाद ही एक सेकंड, उसके बाद ही आप अपने प्रकृति के हिसाब से आहार रसायन, औषधि रसायन, विहार रसायन, आचार रसायन, ये सब जो है वो आपके वैद्य के सलाह से ही कीजिए। आयुर्वेद में एक ही च्यवनप्राश सब लोगों को रसायन करके प्रयोग में नहीं आता है। ये बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए और समाज को भी बतानी चाहिए। हर एक का रसायन अलग होगा, आहार संकल्पना अलग होगी, पथ्य अलग होगा, दिनचर्या, अभी तो दिनचर्या के बारे में हम बातें करते हैं, लेकिन हमारा ज्यादातर युवा वर्ग नाइट शिफ्ट करता रहता है। उनको हम क्या सलाह देंगे ये भी हमें सोचना चाहिए। मैं तो उन लोगों को ऐसी सूचना देता हूं, यदि आपका रात को 6 घंटे आपकी नींद कम हो गई तो सुबह जब आप घर पे आते हैं तो कुछ खाए पिए
3 घंटे तक आप, हेलो, किसी को कुछ बोलना है क्या? कविता, तुम्हारा ऑडियो चालू हो रहा है, जरा बंद कर दो प्लीज। सॉरी। हमारा विषय चल रहा था नाइट शिफ्ट करने वाले हमारे युवा पीढ़ी के बहुत सारे, अभी युवा पीढ़ी बहुत सारी नाइट शिफ्ट भी करती है। उनको मैं सलाह देता हूँ, सुबह घर पे आने के बाद कुछ खाए पिए, कुछ न खाते हुए न पीते हुए, जो रात को 6 घंटे का निद्रा में हमने कमी ली है, उससे आधा यानी 3 घंटा अच्छी तरह से नींद लेने की अच्छी तरह से नींद लेनी चाहिए। तो जो रात में 6 घंटे का पित्त बढ़ाने वाला, जागरण से होने वाले, हमें बाकी सब जो व्याधि हो सकते हैं वो हम टाल सकते हैं। प्रकृति, ये बात ध्यान में रखना ही है, वैद्यों की सलाह से ही समाज में जो भी, जिसको भी ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी की जरूरत है, वो वैद्य की सलाह से ही लेनी है। ये बात हमें समझा देनी चाहिए। अब आहार और जलपान, नित्यं सर्वरसेभ्यासा, हर रोज षड्रस का सेवन होना चाहिए। आहार के बारे में सात्विक आहार, राजसिक आहार, तामसिक आहार, इसके बारे में हम सब लोग जानते हैं। फिर प्रकृति के अनुरूप ये बात हमने लिखी है, आहार के बारे में, षड्रस के बारे में, पथ्यापथ्य के बारे में, सभी को प्रकृति के हिसाब से ही हमें सलाह देनी चाहिए। भोजन समय, अभी एक बहुत बड़ी कठिनता पूरे समाज के लिए हो चुकी है, क्योंकि हमारा डेली रूटीन ही ऐसा हो रहा है कि उसमें हम खान पीने की ठीक समय पर हम खाना पीना नहीं कर सकते। उसका प्रमाण कितना रहना चाहिए, इसके बारे में भी हम सलाह दे सकते हैं। जलपान, इसके बारे में मैंने उषपान से रात सोने जाने के पहले तक बहुत सारी सलाह दी है। उषपान किसने करना है, किसने नहीं करना है, उसके श्लोक भी मैंने आपके सामने एक बार रखे हैं। यदि किसी को चाहिए तो मुझसे वो ले सकता है। अत्यंबुपानात, ये बात हमें ध्यान में रखनी ही है। अध्यशनात, ये बात भी हमें ध्यान में रखनी है। वो सबसे पहले अग्निमांद्य करने वाला, यानी सब निज व्याधियों का प्रारंभ करने वाला, ये दो, अत्यंबुपान और अध्यशन, ये 2 कारण हो सकते हैं। इसकी जानकारी हमें रुग्णों को या समाज को देनी चाहिए। वैद्य के सलाह से होने वाले और ये 4 विषय है। सबसे पहले तो पंचकर्मा, रसायन चिकित्सा, जरूरत पड़ने पर वाजीकरण चिकित्सा, और ये सुवर्ण प्राशन। अभी ये सुवर्ण प्राशन धीरे धीरे पूरे भारत भर में या कुछ अब्रॉड इसकी चर्चा और इसके रिजल्ट्स अच्छी तरह से सामने आने लगे हैं। बहुत सारे लोग अभी धीरे धीरे जो लसीकरण जो बोलते हैं हम, वो कम करते हुए सुवर्ण प्राशन के ऊपर ज्यादातर निर्भर होने लगे हैं। मैं ये सुझाव नहीं दे रहा हूं, सिर्फ जो बात हो रही है वो आपके सामने रख रहा हूं। इसके चलते इम्यूनिटी बहुत अच्छी तरह से बढ़ती है। ये भी रिजल्ट हमारे सामने आने लगे हैं। इसका भी समाज प्रबोधन के लिए हमने इसके बारे में भी सबको बताना चाहिए। व्यायाम कैसा होना चाहिए? अर्धशक्ति व्यायाम होना चाहिए। ललाट या पूरब शीर का सामने वाला ललाट जो प्रदेश रहता है, उसमें गर्म बिंदु दिख गए तो हमें व्यायाम खत्म करना चाहिए। हाँ, जो व्यायाम के ऊपर ही अपना उदर निर्वाह करना चाहता है उसकी बात अलग रहेगी, लेकिन प्रकृति रखने के लिए अर्धशक्ति व्यायाम काफी है। दिनचर्या के बारे में अभी बात बहुत हो चुकी है।
हाँ, ये कर्म के हिसाब से हमें व्यायाम की, दिनचर्या की, विश्रांति की, सबकी जानकारी रुग्णों को देनी चाहिए। जैसा उसका प्रोफेशन है, जैसा उसका बिजनेस है या है, उसी के चलते, उसी के हिसाब से जो भी आवश्यक सलाह है वो हमें हर एक व्यक्ति को अलग अलग देनी पड़ेगी। आचार रसायन और मनोबल, ये दो बहुत महत्व के विषय है। मनोबल ऊंचा रखने के लिए जिसको जैसे तरीके से, जिसको जिसकी जहां श्रद्धा हो, जिसका उसी के हिसाब से मन अच्छा परिवर्तन लेता हो या उस कार्य से उसको अच्छा लगता हो, यानी उसका मनोबल बढ़ता हो, वो कार्य करने की हमें सलाह देनी चाहिए। ना कि इसमें अंधश्रद्धा हो जाए, लेकिन श्रद्धा जैसी आवश्यक है वो जहां दिखाई देती है उसी के चलते हमने उसको मनोबल बढ़ाना है। आचार रसायन के बारे में अभी बहुत सारी बात हो चुकी है। मुझे लगता है ग्रंथों में जो वैदिक क्षमत्व दिया गया है उसके बारे में भी हमने देख लिया। रुग्णों को या जनसामान्य को जो बात बतानी है उसके बारे में भी हमने बहुत सारी सोच या विचार मैंने आपके सामने रखे हैं। इसमें से आपको जो भी अच्छे लगे उन विषयों का एक अलग तरीके से पीपीटी आप बनाकर आपके यहाँ के जो भी ग्रुप्स होंगे उनके सामने ये विषय आप रख सकते हैं। लेकिन ज्यादातर समाज को, आजू बाजू के जो भी हमारे परिजन होते हैं उनको ये वैदिक क्षमत्व इसके बारे में आप जरूर बताएं, उनका प्रबोधन कीजिए। वरना आज जो एडवर्टाइज में दिखाई देता है वही वैदिक क्षमत्व, वही इम्यूनिटी है। ABCD जो भी विटामिन है वो कम होते हैं, आप ABCD लेते रहो। ये जो सलाह दी जाती है वो कैसी, गलत नहीं बोल रहा हूं, लेकिन ABCD कम क्यों होते हैं इसके बारे में सोचने की सलाह हमें देनी चाहिए। वरना जो भी शरीर में कम है वो बाहर से डालो, जो बाहर से बहुत ज्यादा गया है उसको बाहर निकालो, यही वैदिक क्षमत्व है। यही बात समझकर समाज उसके पीछे भाग रहा है। ये बात गलत है, ये हमें समाज को बतानी चाहिए। मुझे लगता है जो भी आज के लिए मैंने समय तय किया था 45 मिनट का, वो अभी मैंने आपके सामने विचार रखे हैं। थोड़ा प्रकृति अस्वास्थ्य भी है, लेकिन जो भी हमने विचार रखा है हर महीने में एक लेक्चर देना ही है, उसी के चलते ये वैदिक क्षमत्व के बारे में आयुर्वेद व्यासपीठ का जो नेशनल प्रोग्राम चल रहा है उसी के चलते मैंने आज का लेक्चर आपके सामने रखा है। इसमें से जो भी आपको जो भी पॉइंट्स अच्छे लगते हैं वो निकालकर आप अलग तरीके से पीपीटी बना लीजिए और आपके, या ये दोनों पीपीटी मैं आपको दे सकता हूँ। इसी के इसको ही सामने रखकर आप अपने ग्रुप पे इसका लेक्चर दे सकते हैं। मुझे लगता है हम यहाँ आज रुकेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सर। आज हमने व्याधि क्षमत्व पर सर से व्याधि क्षमत्व के ग्रंथों में से उल्लेख, निदान परिवर्जन आदि के उपाय, मानस दोष चिकित्सा और शोधन चिकित्सा ये आयुर्वेद चिकित्सा के सबसे महत्वपूर्ण घटक है। ये सरल विचार सामान्य जनता को व्याधि क्षमत्व इस विषय में आयुर्वेद का सर्वोत्कृष्ट कार्मकत्व समझाना, व्याधि क्षमत्व बढ़ाने के उपाय, इस विषय का वर्णन सरल पद्धति से हमने समझा। ऋतु क्षेत्राम्बुबीजानाम सामुग्र्यात अंकुरो यथा, ये विचार सर ने सामान्य जनता को कैसे बताए इसका वर्णन किया। दिनचर्या, सद्वृत्त, निद्रा, सर्वरसाभ्यास, आहार विहार विषयक नियम, व्यायाम विषयक नियम, इनका भी वर्णन सर ने किया। गर्भावस्था, सूतिकावस्था, यहाँ से लेकर बाल्य, तरुण और वृद्ध अवस्था, इनमें व्याधि क्षमत्व का वर्णन, रसायन का वर्णन,
आज सर ने यहाँ पे किया। इस प्रकार व्याधिक्षमत्व सामान्य लोगों को कैसे समझाए, इस विषय का वर्णन सर ने सरल भाषा में किया। इसके लिए मैं वैद्य मल्हार जी को आभार प्रस्तुत करता हूँ। उसी प्रकार तांत्रिक सहायक और उपस्थित सर्व एक एक पार्टिसिपेंट्स मिनट, को किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं 5 या 10 मिनट में। सर, आपने ज्येष्ठ लोगों के लिए अभ्यंग जो बताया है, अगर उनमें आमवाद की तकलीफ रहेगी तो तैलाभ्यंग नहीं चलेगा ना। रुग्ण की प्रकृति विकृति का परीक्षण करने पर मैंने अभी सलाह देते हुए भी ये बात बताई, वैद्य के विचार के हिसाब से ही हमें सब करना है। नेचुरल और ये जनरल हम जो भी बोल सकते हैं वो बातें सिर्फ मैंने आपके सामने रखी है, बराबर है ना? ओके सर। हाँ, व्याधि के हिसाब से, प्रकृति के हिसाब से बहुत सारे अलग अलग बातें सामने आ सकती है। खाने पीने में क्या देना है, दिनचर्या के बारे में भी हमें बताना पड़ेगा, उषपान के बारे में है, बहुत सारे पहलू है। इसमें के बारे में हमारी बहुत सारी चर्चा हो चुकी है, वही बात फिर से दोहराने की जरूरत नहीं, इसलिए मैंने वो स्किप कर दी है बस। सर, हाँ सर आपने जो बताया रीढ़ की हड्डी पे नारिकेल तेल और हरिद्रा लगाने का, उसका कार्य कैसे होता है सर? मतलब जो प्रतिशाय और कृमि में आपने बोला ना, तो उसका कार्य कैसे? व्याधि क्षमत्व बढ़ाने के लिए वो प्रयुक्त होता है, यानी शरीर से प्रतिकार होना। प्रतिशाय, कृमि आदि जो व्याधि बालकों में होते हैं, मैं बालकों की बात कर रहा था, और बालकों में प्रकृति के हिसाब से यदि उनका व्याधि क्षमत्व कम हो रहा है, ये हमें बात समझ में आ गई, तो ये नारिकेल तेल और हरिद्रा, इसका थोड़ा सा आपने रजनी योग बारे में कभी पढ़ा है क्या? हाँ सर, हाँ। हाँ, उसी के हिसाब से ये नारिकेल तेल और हरिद्रा, वो रजनी योग वाली हरिद्रा जो भी काम, यानी उष्णता, शरीर में जो भी गर्मी रहती है, पित्त का जो ज्यादातर आधार रहता है, या उसके हिसाब से कुछ व्याधिग्रस्त शरीर अंतर्गत उष्णता कम करने के लिए आदि बहुत सारे आयाम हैं उसके। जब भी वो रजनी योग का विषय बहुत सारे हम चर्चा करेंगे, उसमें भी एक बार शायद मैंने पहले भी बताया है रजनी योग के बारे में। हाँ सर, पहले लेक्चर्स में बताया। हाँ, उसी के चलते यही अभी ये क्या है, आप देख लीजिए, कुछ बातें ऐसी होंगी वो मेरे प्रयोग में है, मुझे लाभदायक होती है, वो भी मैंने आपके सामने रखी है। उसके कार्यकारण में वो सब मेरे साथ तो है ही, वो मैं आपको सब बता भी सकूंगा। लेकिन आज का लेक्चर में वैदिक क्षमता को बढ़ाने के लिए नारिकेल तेल और हल्दी, ये प्रयोग आप करके देख लीजिए। उस वक्त क्या क्या आपको दिखाई देता है वो उसके नोट्स कीजिए, और उसमें ये जो रजनी योग वाला हमारा सब पूरा चैप्टर है, उसके हिसाब से विचार कीजिए। यदि उसमें कोई भी आपको शंका हो तो आप मुझसे पूछ सकती है। हाँ सर, ओके सर, थैंक यू सर। आपने बालकों में बोला, तो उम्र का लिमिट क्या है? हाँ, 5 साल तक। ओके। कोई मानसिक, हाँ, लेकिन मैंने ये प्रयोग 20 साल के लड़कों तक किया है, लेकिन वो उनकी मानसिक अवस्था, शारीरिक अवस्था अभी भी बच्चों जैसी ही है, ऐसे जो रुग्ण होते हैं। मैं पूरी तरह से बात बता रहा हूँ, जिनकी मानसिकता और व्यवहारिकता बच्चों जैसी ही रह गई है, उनको ठीक करने में ये प्रयोग हम कर सकते हैं। मैंने किए हैं, उसके लाभ भी हमें दिखाई देते हैं। नेचुरल ग्रोथ वाले 5 साल तक इसका प्रयोग हम कर सकते हैं।
एबनॉर्मल ग्रोथ में इसका प्रयोग हम 20 साल तक भी कर सकते हैं। ठीक है। सर मतलब ये 5 साल के बच्चों तक यूज करना है और बाकी में हम सुवर्ण प्राशन का यूज करेंगे। स्वर्ण प्राशन तो जन्म से ही हम शुरू कर सकते हैं ना। हाँ, व्याधि क्षमत्व के लिए व्याधि क्षमत्व क्या करना है? नहीं नहीं, ऐसा किसी के ऊपर उंगली निर्देश करके हमें कुछ भी करना नहीं है, ये बात आप ध्यान में लीजिए। मैंने जो अभी सब प्रयोग आपके सामने रखे हैं वो प्रकृति विकृति और वैद्य की सलाह से ही लेने के लिए बताए हैं। उसी के चलते रुग्ण परीक्षा आप अच्छी तरह से कीजिए, उसका प्रकृति परीक्षण कीजिए और उसी के चलते ही आप रुग्ण को जो भी सलाह देनी है वो दे दीजिए। लेकिन क्या सलाह हम दे सकते हैं, किसका किस प्रयोग हम कर सकते हैं, ये बातें मैंने आज आपके सामने रखने की चेष्टा की है। ओके, मतलब प्रकृति के हिसाब से उसको जो कुछ भी वैधि क्षमत्व के लिए लेना है देना है वो हमें डिसाइड करना है। हमें ही डिसाइड करना है। हाँ किसी हाँ सर, हाँ किसी हाँ सर, चैनल हमें को ही डिसाइड करना है, वही बोल रही हूँ। किसी चैनल को, किसी व्हाट्सएप ग्रुप को, किसी फेसबुक लाइव को डिसाइड करने का अधिकार ही नहीं है, ये बात मैं बता रहा हूँ। हाँ सर, थैंक यू। नमस्कार सर, मैं वैद्य जयश्री। हाँ बोलिए। सर मुझे पूछना था कि बहुत बार मैंने देखा है, लेकिन इसका प्रमाण बहुत कम है। लोग ठीक से योगा भी कर रहे हैं, ठीक से आहार का भी ध्यान रख रहे हैं, फिर भी वो कोरोना के ही कंडीशन में उन्हें कोरोना हुआ। तो इसका हम क्या अर्थ लगाए, क्या हो सकता है इसमें से? नहीं क्यों कोरोना, उनका वैधि क्षमत्व कम हुआ? नहीं वैदिक ये क्षमता, परसेंटेज बहुत कम है, लेकिन मैंने देखा है कि ऐसा हुआ है। नहीं कोरोना या आगंतु व्याधि में हम कुछ नहीं बता सकते। आगंतु व्याधि आ गया, उसके संपर्क में हम आ गए, हमें वो व्याधि हो गया। मुझे कोरोना कब हुआ था? जब भी मेरा भतीजा बंबई में से कोरोना लेकर मेरे सामने घर में आकर बैठा, मामा जी करके उन्होंने लास्ट पॉइंट जैसी पूरी चेष्टा उसकी रही थी, पूरी मान उन्होंने नीचे कर दी थी। बहुत सारा टेम्परेचर था, बंबई से डायरेक्ट मेरे सामने आकर बैठा था। उसी क्षण में मुझे लगने लगा कि मुझे भी कोरोना हो जाएगा। वो घर पे गया, उसके माताजी को, पिताजी को, पत्नी को, बच्चे को, सभी को कोरोना उन्होंने दे दिया। वैसे ही जाते जाते मुझे भी दे दिया। लेकिन सौभाग्य से मुझे सिर्फ 1 या 2 दिन में मैं पूरा ठीक हो गया। घर पे आकर 14 दिन तक, 21 दिन तक जो भी उन्होंने बताया था वो क्वारंटाइन रह गया। आगे मुझे कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन कोरोना का असर तो मेरे ऊपर भी दिखाई दिया, यानी कि मेरी व्याधि क्षमता मेरा बहुत कम है, ऐसी बात नहीं होगी। व्याधि बल बहुत ज्यादा था, इसलिए मुझे भी वो झेलना पड़ा। लेकिन जैसे ही वो बातें समझ में आने लगी, मैंने सुवर्ण कल्प शुरू कर दिए, हमारे क्वाथ जो बताए गए वो सब शुरू कर दिया। एलोपैथी दवा जैसे प्रोटोकॉल के हिसाब से मुझे भी लेनी पड़ी। लेकिन उन्हीं के चलते मैंने आयुर्वेद के बारे में जो हमने सुना है अभी, वो देखा है जो असरदार है, वो सब प्रयोग मैंने मेरे ऊपर करने शुरू कर दिए। तो 2 दिन में मैं वहां से बाहर निकल आ गया। ये बात तो होती रहेगी। यानी आसमानी वैदिक क्षमत्व अगर हुआ है भी तो आगंतुक के संपर्क में आए तो हो सकता है ऐसे। कितनी बार वैसे मैंने एक ही दिन मेरी ओपीडी पूरे कोरोना काल में बंद नहीं रखी थी, एक भी दिन। ये जो क्वारंटाइन डेज थे ये छोड़कर, इसी के चलते वो मेरा भतीजा मेरे सामने आकर बैठा था, वरना वो भी कैसे आता? मेरी ओपीडी चालू है ये बात समझने के बाद ही वो आया ना। बाकी सब तो दवाखाने बंद थे।
लेकिन हमारा जो ध्येय उद्दिष्ट धोरण हमारे जो है वो आतुरस्य विकार, जो आतुर है उसका, उसके लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, भले उसमें हमारी जान भी चली जाए। लेकिन मेरा वैदिक क्षमत्व है, हमारे सुवर्ण जो कल्प बहुत अच्छे हैं, वो सब लेने से मुझे उसका, मेरे ऊपर उसका असर बहुत सारा नहीं दिखाई दिया है। जी सर, हमें ज्ञान है तो हम ये ट्रीटमेंट शुरू कर लेते हैं, लेकिन बहुत से फैमिली में ऐसा भी हुआ है कि अगर फैमिली में 7 लोग हैं तो उनमें से 2 को हुआ, 4 को नहीं हुआ, या फिर 2 को नहीं हुआ, 4 को हुआ, ऐसा भी है। यानी संपर्क तो ये संपर्क का है। है, संपर्क आर्य है और वैदिक क्षमत्व दोनों का है ना। अच्छा। ये तो मेरे घर में 5 लोग हैं, मेरे पिताजी की उम्र 85 साल है, उनको भी नहीं हुआ। मेरे मिसेस को नहीं, 2 लड़के, एक लड़का लड़की, उनको भी नहीं हुआ। तो वैदिक ले- क्षमत्व यहाँ पे कार्य तो करता है ऐसे ना? कार्य तो करेगा, लेकिन व्याधि उत्पाद हेतु के हिसाब से वो काम करेगा। व्याधि उत्पाद हेतु जो है वो बहुत बलवान था उस वक्त। पिछले अच्छा, अगस्त की, बलवान हेतु। हाँ, पिछले अगस्त की चर्चा मैं कर रहा हूँ। पिछले पिछले अगस्त में साल। तो बहुत सारे, हाँ पिछले साल अगस्त में तो, जून जुलाई अगस्त बहुत पीक आवर्स थे, पीक डेज थे कोरोना के। फिर भी ओपीडी चालू थी, ओपीडी हमने बंद नहीं की थी। उसी के चलते अच्छा। उसका असर थोड़ा तो हमारे ऊपर, हम भी मानव ही है ना, हमारे ऊपर भी जी। होगा ना। जी जी सर, थैंक यू। ओके, ठीक है, मुझे लगता है कैवल्य हम यहाँ रुकेंगे। जी सर। वैद्य मल्हार जोशी सर, तांत्रिक सहायक वैद्य विलोक भारतीय सर और उपस्थित सभी वैद्यगणों का आभार मानते हुए ये व्याख्यान समापन हुआ ऐसा मैं जाहिर करता हूँ। धन्यवाद।